हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे और जहाँ भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो साथियों, आज का जो सेशन है बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि ये क्लास जो है महा मैराथन है। जो आपने थंबनेल में देख चुके होंगे कि ये क्लास जो है महा मैराथन के तौर पर होने वाला है। और इस महा मैराथन में हम देखेंगे कि कुछ सवाल जो होंगे नए होंगे या कुछ क्वेश्चन पुराने होंगे, तो उसे हम रिवीजन करते चलेंगे और उसे हम कवर करके चलेंगे, क्योंकि सीटेट के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है, यानी कि कम दिन बचे हैं। किसी के लिए 1 दिन बचा होगा तो किसी के लिए 2 दिन बचा होगा, यानी कि किसी का 6 का होगा, किसी का 7 का होगा, किसी का 8 का होगा। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को हम पूरा कर लेंगे ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो आपके लिए आसानियाँ पैदा हों, ताकि आप आसानी से आसानी उर्दू के क्वेश्चन को हल कर सकें, ताकि अपने नंबरात अच्छे से अच्छे उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा नाज़रीन से, नए नाज़रीन से, जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और दूसरे अहबाब तक इसे ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पूछा क्या दोस्तों कि तामीर पसंदी यानी कि कंस्ट्रक्टिविज़म का बुनियादी नज़रिया क्या है। ठीक है, यानी कि तामीर पसंदी जो है, कंस्ट्रक्टिविज़म का बुनियादी नज़रिया क्या है। ऑप्शन 1 सिर्फ लेक्चर से पढ़ाना, ऑप्शन 2 सख्त डिसिप्लिन रखना, ऑप्शन 3 बच्चे खुद अपनी मालूमात बनाते हैं, ऑप्शन 4 मालूमात रटवाना। तो साथियों, तामीर पसंदी से आप क्या समझते हैं, ज़रूर आप अपने अपने राय दें कि कंस्ट्रक्टिविज़म जो है इसकी बुनियादी नज़रिया क्या है। तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। कमेंट में बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं हम कि अच्छे लोग देख रहे हैं और सवालों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, तामीर पसंदी जो है यानी कंस्ट्रक्टिविज़म का बुनियादी नज़रिया जो है वो क्या है, बच्चे खुद अपनी मालूमात बनाते हैं। ठीक है, बच्चे जो है अपनी खुद मालूमात बनाते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलें अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि उर्दू ज़बान की तदरीस में मानियाती तरीका का बुनियादी मकसद क्या है। ठीक है, क्या उर्दू ज़बान की तदरीस में मानियाती तरीका का बुनियादी मकसद क्या है। ऑप्शन 1 अल्फाज को याद कराना, ऑप्शन 2 अल्फाज को लिखवाना, ऑप्शन 3 अल्फाज के सही माना सिखाना, ऑप्शन 4 अल्फाज की शक्ल बताना। तो दोस्तों, उर्दू ज़बान की तदरीस में मानियाती तरीका का बुनियादी मकसद जो होता है वो अल्फाज को याद कराना नहीं होता, अल्फाज को लिखवाना भी नहीं होता, क्योंकि आगे उर्दू ज़बान की तदरीस में यानी कि उर्दू ज़बान की पढ़ाई में मानियाती तरीका, मानियाती से हम समझते होंगे कि माना। ठीक है, मानियाती तरीका यानी कि माना बता बताकर, तो उसकी बुनियादी मकसद क्या होता है। तो दोस्तों, अल्फाज के सही माना सिखाना होता है। ठीक है, जो अल्फाज बच्चे पढ़ रहे हो या कोई भी रीड कर रहा हो, तो उसके अल्फाज जो है वो अल्फाज में क्या बताया जा रहा है, उस अल्फाज के माने क्या है, उसके मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसी के बारे में वो उसका मकसद यही होता है पढ़ने का। ठीक है, पढ़ाने का, यानी कि किसी भी ज़बान की तदरीस में अल्फाज जब समझेगा नहीं तब तक अच्छा से बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। और अल्फाज की शक्ल बताना, ये तो बच्चा पहले ही सीख जाता है कि अल्फाज की शक्ल कैसे होते हैं, यानी कि हिंदी में देख लेते तो क ख ग, इसके शक्ल बच्चे पहले ही देख लेते हैं। अच्छा, और उर्दू में देख ले तो अलिफ बा ता जिम दाल, ये पहले ही से बच्चा उसे शुरू ही में इब्तदाई तालीम में उसे बता दिया जाता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि अल्फाज के सही माना सिखाना, ये उर्दू ज़बान की तदरीस में। ठीक है, उर्दू ज़बान की तदरीस में मानियाती तरीका का बुनियादी मकसद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उर्दू के असबाक में सबक फहमी का मकसद क्या होता है। उर्दू असबाक में दोस्तों, ये असबाक जो है इसके बारे में देखेंगे। असबाक जो है ये सबक की जमा है। ठीक है, असबाक जो है सबक की जमा है। तो उर्दू के असबाक में सबक फहमी का मकसद क्या होता है। ऑप्शन 1 सिर्फ पैराग्राफ याद कराना। ठीक है, सिर्फ पैराग्राफ याद करना। ऑप्शन 2 मतन को समझकर जवाब देना। ऑप्शन 3 मतन का तर्जमा करना। ऑप्शन 4 लिखाई बेहतरीन करना। तो दोस्तों, उर्दू के असबाक में सबक फहमी का मकसद ये है। सबक फहमी मतलब फहमीदन मतलब समझना होता है, तो सबक फहमी मतलब सबक समझना। ठीक है, तो सबक फहमी मतलब होता है कि इसका मकसद ये है कि मतन को समझकर जवाब देना होता है। ठीक है, मतन को समझकर जवाब देना होता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों कि बच्चों में मुताला की आदत कैसे पैदा की जा सकती है। बच्चों में मुताला की आदत कैसे पैदा की जा सकती है। मुताला मतलब कि रीड करने की, पढ़ने की, खुद से मतलब कि किताबें पढ़ने की, तो उसकी आदत कैसे पैदा की जा सकती है। ऑप्शन 1 मुश्किल किताबें देना, ऑप्शन 2 सिर्फ असाइनमेंट देना,
यानी क्या सिर्फ असाइनमेंट दे करके मुताले की आदत लगाई जा सकती है, या ऑप्शन 3 स्कूल के काम में इजाफा करना, ठीक है, स्कूल का अलिफ छूट गया, ठीक है, तो स्कूल के काम में इजाफा करना, या ऑप्शन 4 रोज़ाना 10 मिनट कहानी पढ़वाना। तो साथियों इस सवाल में जो है कि बच्चों में मुताला की आदत कैसे पैदा की जा सकती है, आप भी अपना नज़रिया पेश करें और आप कहाँ तक अच्छे से जवाब दे पाते हैं ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक है, कि बच्चों में मुताला की आदत यानी कि पढ़ने की आदत कैसे पैदा की जा सकती है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि बच्चों में मुताला की आदत जो है कैसे पैदा की जा सकती है, तो मुश्किल किताबें देख करके पैदा नहीं, बल्कि तो और क्या कहते हैं, मुताला की आदत को कम करने की ये बात है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन 2 जो है कि सिर्फ असाइनमेंट देकर, तो असाइनमेंट देकर बच्चे क्या कहते हैं, मुताले की आदत उसमें नहीं आ सकती। तो दोस्तों ये सवाल क्वेश्चन आंसर जो 3 है कि स्कूल के काम में इजाफा करना, तो स्कूल के काम में इजाफा करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे और वो पूरे तरीके पर पूरा कंप्लीट अपने काम को, अपने वर्क को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये तीसरा आंसर भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है कि रोज़ाना 10 मिनट कहानी पढ़वाना, ये बिल्कुल मौसर तरीका है, ठीक है। बच्चों में मुताले की आदत डालने के लिए रोज़ाना 10 मिनट कहानी पढ़वाना, यानी कि अगर बच्चा कहानी पढ़ेगा तो बच्चे जब होते हैं तो बच्चों की फितरत ही होती है, उसके अंदर ये हार्मोन ही पैदा होता है कि बच्चे कहानी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और पढ़ना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों में मुताला की आदत कैसे पैदा की जा सकती है। तो 10 मिनट रोज़ाना कहानी पढ़वाना, उससे कहानी पढ़वाएं और उससे कुछ पूछें कि इस कहानी में क्या क्या हुआ। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल साबका किसे कहते हैं। दर्ज झेल साबका किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 आखिर में आने वाले को, ऑप्शन 2 दरमियानी लफ्ज़ को, ऑप्शन 3 शुरू में आने वाले लफ्ज़ को, ऑप्शन 4 इनमें सभी। तो साथियों इनमें सभी तो नहीं हो सकते, ठीक है। ये आखिर में आने वाले को क्या कहते हैं, लाहिका कहते हैं। आखिर में आने वाले लफ्ज़ को हम लाहिका कहते हैं। दरमियान में आने वाले को ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 3 जो है कि शुरू में आने वाले को हम क्या कहते हैं, साबका कहते हैं, जैसे बाअदब, बावकार, बाइज्जत वगैरह। तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों कि जाहिद ने शमीम को मारा, इस जुमले में शमीम क्या है वाज़ेह करें। कि जाहिद ने शमीम को मारा, तो इस जुमले में शमीम क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 फेल होगा, ऑप्शन 2 फाइल होगा, ऑप्शन 3 मफ़ऊल होगा, ऑप्शन 4 ज़र्फ़ होगा। तो साथियों बहुत ही आसान सवाल है कि जाहिद ने शमीम को मारा, तो जाहिद फाइल हो जाएगा और शमीम जो है मफ़ऊल हो जाएगा। जाहिद क्या होगा, फाइल हो जाएगा और शमीम जो है ये मफ़ऊल हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि उर्दू ज़बान में कदरे बुलंद आवाज़, उर्दू ज़बान में कदरे बुलंद आवाज़ से पढ़ाना किसके लिए मुफीद होगा। ये कदरे दोस्तों हम समझेंगे, ठीक है। ये कदरे मतलब होता है थोड़ा, क्या होता है, थोड़ा। कदरे मतलब हम कह लेंगे थोड़ा, ठीक है। यानी कदरे बुलंद आवाज़ यानी कि थोड़ा बुलंद आवाज़ से पढ़ाना किसके लिए मुफीद होगा उर्दू ज़बान में। ऑप्शन 1 सिर्फ ज़हीन तालिब इल्म के लिए होगा मुफीद, या ऑप्शन 2 कमज़ोर सामईन के लिए, ऑप्शन 3 सिर्फ बड़ी क्लास के लिए होगा, या ऑप्शन 4 किसी के लिए भी नहीं। तो साथियों उर्दू ज़बान में कदर बुलंद आवाज़ से पढ़ाना ये किसके लिए मुफीद होगा। तो ये दोस्तों कमज़ोर सामईन के लिए क्या होगा, ये जो है ये कमज़ोर सामईन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि बेचारा जो सामईन मतलब क्या कर सकते हैं, सामईन यानी कि नाजरीन देखने वाले, सामईन सुनने वाले। तो कमज़ोर सामईन जो कमज़ोर मैंने कम सुनते हो, तो उनके लिए क्या होगा, ये बहुत ही हेल्पफुल क्लास, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये बातें होंगी कि कदरे बुलंद आवाज़ से पढ़ाना, यानी कि उनको थोड़ा सा बोल बोल के थोड़ी सी बुलंद आवाज़ में ज़ोर से पढ़ाएं तो उनके लिए आसानी के साथ आसानियाँ होंगी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उर्दू तदरीस में क्रिएटिव राइटिंग से क्या फ़ायदा होता है। यानी कि उर्दू तदरीस में जो है क्रिएटिव राइटिंग से क्या फ़ायदा होता है। ऑप्शन 1 इजहार ख्याल की कुव्वत बढ़ती है, ऑप्शन 2 बच्चे कम बोलते हैं, ऑप्शन 3 सिर्फ इम्तहान के लिए फ़ायदेमंद हो, ऑप्शन 4 सिर्फ लिखाई खूबसूरत होती है। तो दोस्तों उर्दू तदरीस में क्रिएटिव राइटिंग जो होती है दोस्तों, क्रिएटिव राइटिंग से क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों ये बच्चे कम बोलते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। बच्चे को बोलना होगा, जो बच्चे बोलते हैं तो बच्चे बोलेंगे ही, ठीक है। उनमें
ज़बान में ताले थोड़ी लग जाएंगे। फिर सिर्फ इम्तहान के लिए फ़ायदेमंद, ये भी गलत है, ठीक है। सिर्फ इम्तहान के लिए फ़ायदा नहीं बल्कि और भी चीज़ें में फ़ायदा होगा, ठीक है। सिर्फ लिखाई खूबसूरत होगी नहीं, सिर्फ लिखाई खूबसूरत कैसे हो सकती है? हाँ, लिखाई खूबसूरत होगी लेकिन सिर्फ लिखाई खूबसूरत नहीं होगी, लेकिन इजहार ख्याल की कुव्वत बढ़ती है। क्या है ये जो कहा जा रहा है कि इजहार ख्याल की कुव्वत बढ़ती है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों कि उर्दू तदरीस में क्रिएटिव राइटिंग से फ़ायदा यही होता है कि इजहार ख्याल यानी कि ख्याल के इजहार की कुव्वत जो होती है, यानी कि सोचने की क्षमता, सोचने की ताकत और कुव्वत बढ़ती है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि उर्दू ज़बान में तकाबुली मुताला, उर्दू ज़बान में तकाबुली मुताला से क्या मुराद है? तकाबुली मुताला से क्या मुराद है? ऑप्शन 1 दो ज़बानों को एक साथ सीखना, ऑप्शन 2 दो कहानियों की खोज, ऑप्शन 3 दो जुमलों की नोक पलक संवारना, ऑप्शन 4 दो अल्फाज का मुवाजना। तो दोस्तों उर्दू ज़बान में तकाबुली मुताला क्या बोला जाए, तकाबुली मुताला से क्या मुराद है? तो दोस्तों तकाबुली मुताला जो है तो इससे मुराद यही है कि क्या कहते हैं, दो जुमलों की नोक पलक संवारना नहीं होता है, और दो अल्फाज का मुवाजना भी नहीं, और दो कहानियों की खोज ये भी गलत है। तो दो ज़बानों को एक साथ सीखना क्या है? दो ज़बानों को एक साथ सीखना क्या कहा जा रहा है कि तकाबुली मुताला, तकाबुली मतलब ठीक है, तकाबुली मुताला कहा जा रहा है, तो तकाबुली मुताला का मतलब यही है, इससे मुराद यही है कि दो ज़बानों को एक साथ सीखना, दो ज़बानों को एक साथ सीखना, ये उर्दू ज़बान में तकाबुली मुताला का मुराद है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उर्दू ज़बान में उर्दू तदरीस में रोल प्ले का फ़ायदा क्या है? उर्दू तदरीस में रोल प्ले का फ़ायदा क्या है? ऑप्शन 1 बच्चे शोर मचाते हैं, ऑप्शन 2 ज़बान का अमली इस्तेमाल सीखते हैं, ऑप्शन 3 वक्त ज़ाय होता है, ऑप्शन 4 किताब याद होती है। तो साथ ही उर्दू तदरीस में रोल प्ले जो होती है दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। ये रोल प्ले जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और रोल प्ले का फ़ायदा जो है ये ज़बान का अमली इस्तेमाल सीखते हैं, ठीक है। रोल प्ले से दोस्तों ज़बान का अमली इस्तेमाल सीखते हैं, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का कि उर्दू तदरीस में रोल प्ले का फ़ायदा क्या है, तो उर्दू ज़बान में ठीक है ज़बान का अमली इस्तेमाल सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों कि कसीरुल मुस्तवी तदरीस, कसीरुल मुस्तवी तदरीस यानी कि मल्टी लेवल टीचिंग कहाँ ज़रूरी है? मल्टी लेवल टीचिंग जो है ये कहाँ ज़रूरी है? ऑप्शन 1 एक जैसी क्लास वाले बच्चों में, ऑप्शन 2 कॉलेज की तालीम में, ऑप्शन 3 मखलूत सतह के बच्चों में, ऑप्शन 4 सिर्फ बोर्ड इम्तहान में। तो साथियों कसीरुल मुस्तवी जो है, कसीर मतलब ज़्यादा होता है और मुस्तवी मतलब अलग अलग तरीके से, ठीक है। तदरीस मतलब पढ़ाना, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग बातें बताना, अलग अलग किताबें बताना, ठीक है, अलग अलग किताबें डिफरेंट, मल्टी लेवल टीचिंग, ठीक है। तो कहाँ ज़रूरी होती है? तो दोस्तों एक जैसी क्लास में ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और कॉलेज की तालीम में नहीं, कॉलेज की तालीम में सिर्फ ऐसे ही थोड़ी हो सकती है कसीरुल मुस्तवी तदरीस, और फिर सिर्फ बोर्ड इम्तहान में यह भी गलत होगा। तो मखलूत सतह के बच्चों में क्या है? मखलूत सतह के बच्चों में ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों इस सवाल का कि कसीरुल मुस्तवी जो है यानी कि मल्टी लेवल टीचिंग जो है ये मखलूत सतह के बच्चों में यानी कि डिफरेंट तरह के बच्चों में ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर डिफरेंट बच्चे बैठे हो, तरह तरह के बच्चे बैठे हो, अलग अलग बैठे हो, तो वहाँ पर हम कसीरुल मुस्तवी तदरीस यानी कि मल्टी लेवल टीचिंग पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि दर्ज झील दरिया कौन सा लफ्ज़ है? ये दर्ज झील दरिया जो है ये कौन सा लफ्ज़ है? लफ्ज़ कुन्नियत, ऑप्शन 2 लफ्ज़ फ़ेल, ऑप्शन 3 लफ्ज़ मौजू है, ऑप्शन 4 लफ्ज़ इसमें आला है। तो साथियों ये दरिया जो है, दरिया तो इसमें है, ठीक है, लेकिन इसमें आला नहीं है। यहाँ तो इसमें है लेकिन इसमें आला नहीं है, तो ऑप्शन 4 कट ही जाएगा। और कुन्नियत भी नहीं है, कुन्नियत में क्या होगा? कुन्नियत में अबू या तो इब्न, ठीक है, या तो बिन्त वगैरह लगाते हैं, तो ये भी कुन्नियत कट जाएगा। और फेल में किसी काम का करना या होना मालूम होता है, जैसे कि जैद ने खाया, जैद स्कूल गया, काश खालिद आता, ये क्या मतलब फेल के बारे में बता रहा है। लेकिन यह दरिया जो है, दरिया इसमें है लेकिन कौन सा इसमें है? तो यहाँ बचता है मौजू, यानी कि ये मौजू है। दरिया क्या है? मौजू है जिसका कोई माना हो, है ना। मौजू किसको कहते हैं? मौजू उसी को कहते हैं जिसका कोई माना हो। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, दरिया। और दरिया जो है मौजू नहीं है,
क्यों? क्योंकि पता नहीं चल रहा है, ठीक है दोस्तों, दरिया भी काट ही देंगे, क्योंकि दरिया जो है मोहमल है। क्या है? हम मोहमल समझेंगे इसको, मोहमल ही है, मोहमल लफ्ज़ है ये, क्योंकि ये दरिया से हमें पता नहीं चल रहा है कौन सा दरिया, ठीक है। यानी कि नील दरिया जो है, दरियाए नील, दरियाए तहरान, ठीक है, या दरियाए, जब बहुत सारी दरियाएँ हैं, तो कौन सी दरिया के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो ये लफ्ज़ मौजू भी नहीं होगा, ठीक है। लफ्ज़ होगा लेकिन ये लफ्ज़ मोहमल होगा, तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, तो ये लगा लें ठीक कि लफ्ज़ मोहमल होगा। चलिए अगला कुछ, ये सब आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इतना खास नहीं है। बहरहाल अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो उर्दू ज़बान की किताब में अशआर शामिल करने का मकसद है, ठीक है। उर्दू ज़बान की किताब में अशआर शामिल करने का मकसद, उसमें ऐड करने का मकसद क्या होगा? ऑप्शन 1 किताब को खूबसूरत बनाना, ऑप्शन 2 सिर्फ तफरीह, ऑप्शन 3 बच्चों में ज़ौक़ अदब पैदा करना, ऑप्शन 4 याददाश्त बढ़ाना। तो साथियों, उर्दू ज़बान की किताब में आपको क्या लगता है कि अशआर शामिल करने का मकसद क्या होता है? आप ज़रूर कमेंट में अपना राय बताएं, या जो हजरात को इस सवाल का जवाब आ रहा हो तो वो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। तो साथियों, उर्दू ज़बान की किताब में अशआर शामिल जो होते हैं, जैसे कि शेर व शायरी वगैरह, गालिब की, मिर्ज़ा गालिब की, फिर एक राहत इंदौरी की, या नज़ीर अहमद की, या बहुत सारे जो है अल्लामा इकबाल की, तो ये जो उनके अशआर जो पेश किए जाते हैं, तो किस लिए पेश किए जाते हैं? अशआर पेश किए जाते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? किताब को खूबसूरत बनाना, ये हो नहीं सकता। सिर्फ तफरीह, यानी कि मज़ाहिया तफरीह मतलब ऐसी, या फिर याददाश्त बढ़ाना, नहीं। शेर व शायरी देने से क्या याददाश्त बच्चे में थोड़ी बढ़ते हैं, तो क्या होगा? बच्चों में ज़ौक़ अदब पैदा करने के लिए, क्या है? बच्चों में ज़ौक़ अदब पैदा करने के लिए क्या होता है? अशआर शामिल करते हैं उर्दू ज़बान की किताब में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला सवाल, इसमें पूछा जा रहा है कि उर्दू इमला सीखने के लिए बेहतरीन तरीका कौन सा है? उर्दू इमला, क्या है? उर्दू इमला सीखने के लिए, उर्दू लिखावट सीखने के लिए, ठीक है, उर्दू तहरीर, उर्दू राइटिंग सीखने के लिए बेहतरीन तरीका कौन सा है? ऑप्शन 1 सिर्फ किताब देखकर लिखें, ऑप्शन 2 उस्ताद डिक्टेशन दे, डिक्टेशन यानी कि श्रुत लेख, हिंदी में बोल सकते हैं उसको, इमला बोल सकते हैं, ऑप्शन 3 बच्चे खुद से लिखें, ऑप्शन 4 कुछ भी ना लिखें। तो दोस्तों कुछ भी ना लिखेंगे तो फिर उर्दू इमला सीखने के लिए बेहतरीन तरीका कैसे होगा, है ना? कुछ भी नहीं, ये तो कट ही जाएगा। अच्छा, ये रहे 3 इसमें से, तो इसमें से दोस्तों उर्दू इमला सीखने के लिए सबसे बेहतरीन जो ज़रूरी है, उस्ताद डिक्टेशन दे, यानी कि उसे इमला लिखवाए, ठीक है, बोल बोल कर, शुरुत लेख जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इससे क्या होता है कि बच्चे को हम बोलेंगे, बच्चे को बोलेंगे इख्तियार लिखो, इंतज़ार लिखो, इनकार लिखो, मकबूल लिखो, तो बच्चे लिखेंगे और वो सोचेंगे कि कैसे होगा, बड़ी काफ से होगा मकबूल या छोटी काफ से होगा। तो इसमें अगर बच्चा एक बार गलती कर लिया तो फिर उसको दोबारा गलती नहीं करेगा, उसकी इमला जो है दुरुस्त हो जाएगी। तो दोस्तों उर्दू इमला सीखने के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि उस्ताद क्या है, डिक्टेशन दे, इमला लिखवाए। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया दोस्तों कि उर्दू ज़बान में समाअती महारत की तरक्की के लिए कौन सा अमल मुफीद है? उर्दू ज़बान में समाअती महारत यानी कि सुनने की महारत की तरक्की के लिए कौन सा अमल मुफीद है? यानी कि तरक्की यानी कि विकास के लिए, ठीक है, उर्दू ज़बान में सुनने की महारत। ऑप्शन 1 पैराग्राफ लिखवाना, ऑप्शन 2 इमला की गलती ठीक कराना, ऑप्शन 3 सबक याद कराना, ऑप्शन 4 कहानी सुनाना। तो दोस्तों उर्दू ज़बान में क्या बोला जा रहा है? उर्दू ज़बान में और तो और समाअती महारत क्या है? सुनने की महारत, सुनने की माहिरीन की तरक्की के लिए, यानी कि सुनने की माहिरीन का विकास के लिए कौन सा अमल मुफीद होगा? तो पैराग्राफ लिखवाने से इंसान सुन थोड़ी सकता है, तो लिख सकता है नहीं, वो तो हाथ का वर्क है, हाथ का काम है। इमला की गलती ठीक करना तो नहीं, ये तो लिखने के काम है। समाअती का हो रहा है, समाअती महारत नहीं है तो क्या कहते हैं उसको, लिखावटी महारत सही होगा। ऑप्शन 3 जो है सबक याद कराना, सबक याद करने से क्या होगा? बच्चा सबक याद करेगा फिर सुना देगा, तो इससे समाअती महारत क्या होगा? ये तो याद करने की तो दिमागी क्षमता के लिए महारत है। लेकिन ऑप्शन 4 जो है कि कहानी सुनाना क्या है? समाअती महारत की तरक्की के लिए, यानी कि समाअती महारत के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कहानी सुनाना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उर्दू ज़बान में, उर्दू ज़बान में समाअती महारत की तरक्की के लिए ये अमल कहानी सुनाना ये बेहतरीन अमल है, मुफीद अमल है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला सवाल दोस्तों, उर्दू ज़बान की तदरीस में मुकालमा क्यों ज़रूरी है?
उर्दू ज़बान की तदरीस में मुकालमा जो है क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन 1, ज़बान का बराह रास्त इस्तेमाल होता है। ऑप्शन 2, बच्चे खामोश रहते हैं। ऑप्शन 3, वक्त बचता है। ऑप्शन 4, किताब जल्द ख़त्म होती है। तो दोस्तों उर्दू ज़बान की तदरीस में यानी कि उर्दू ज़बान की टीचिंग में मुकालमा जो है तो ये क्यों ज़रूरी होती है? तो दोस्तों मुकालमा जो है ज़बान का बराह रास्त इस्तेमाल होता है। क्यों ज़बान का बराह रास्त इस्तेमाल होता है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, क्योंकि उर्दू ज़बान की तदरीस में जो है ना मुकालमा बातचीत करना क्या होता है? ज़बान का बराह रास्त इस्तेमाल होता है। हम ज़बान के इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के बातें बताते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं। तो क्या है? ज़बान का बराह रास्त इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। आइए ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, बच्चे खामोश रहते हैं, वक्त बचता है, किताब ख़त्म जल्दी होती है। किताब ख़त्म करना मकसद नहीं होता, बल्कि बच्चों में ज़बान का बराह रास्त इस्तेमाल होना ये ज़रूरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि उर्दू क्लास में फ्लैश कार्ड्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फ्लैश कार्ड जो है ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं उर्दू क्लास में? ऑप्शन 1, सबक छिपाने के लिए। ऑप्शन 2, खेल के लिए सिर्फ। ऑप्शन 3, क्लास सजाने के लिए। ऑप्शन 4, अल्फाज और तस्वीरों को फ़ौरन पहचानने के लिए। तो दोस्तों ये फ्लैश कार्ड जो है उर्दू क्लास में, ये फ्लैश कार्ड जो है किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो दोस्तों ये तीनों गलत हो जाएंगे, ये तीनों गलत हो जाएंगे। अल्फाज और तस्वीरों को फ़ौरन पहचानने के लिए क्या है? फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करना अल्फाज और तस्वीरों को फ़ौरन पहचानने के लिए होता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों इस सवाल का। तो चलिए दोस्तों उन नाज़रीन से रिक्वेस्ट है जो नाज़रीन अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब अकारीब तक ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनका भी अच्छा हो, भला हो, और आप भी सवाब जारिया कमा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि ज़बान की तदरीस में बामाना सीखने से क्या मुराद है? ज़बान की तदरीस में बामाना सीखने से क्या मुराद है? ऑप्शन 1, बगैर समझे याद करना। ऑप्शन 2, रट्टा लगाना। ऑप्शन 3, समझकर सीखना। ऑप्शन 4, सिर्फ लिखाई पर जोर देना। तो दोस्तों ज़बान की तदरीस में बामाना सीखने, बामाना समझते हैं? बामाना मतलब क्या है? ये साबका है, ये बामाना जो है साबका है। तो बामाना यानी कि माना के साथ, मीनिंग के साथ, अर्थ के साथ सीखना। इसका मुराद क्या है? यानी कि इसके है ना मुराद क्या है? इसका मतलब असल ये क्या कहते हैं, बामाना सीखने का असल मुराद क्या है, यानी कि उसका असल मकसद क्या है? बगैर समझे याद करना। ऑप्शन 2, रट्टा लगाना। ऑप्शन 3, समझ कर पढ़ना। या ऑप्शन 4, सिर्फ लिखाई पर जोर देना। तो दोस्तों सिर्फ लिखाई पर जोर देना नहीं होता है कि ज़बान के तदरीस में बामाना सीखना मतलब समझ कर सीखना होता है। क्या होता है? बामाना सीखना यानी कि समझ कर सीखना। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों कि उर्दू ज़बान की तदरीस में ब्लैक बोर्ड वर्क क्यों अहम है? यानी कि उर्दू ज़बान की तदरीस में ब्लैक बोर्ड वर्क क्यों अहम है? ऑप्शन 1, बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए अहम है। ऑप्शन 2, वाज़ेह तौर पर लिखाई और मिसालें दिखाने के लिए। ऑप्शन 3, सिर्फ ड्राइंग के लिए। ऑप्शन 4, दीवार सजाने के लिए। तो साथियों इस सवाल का जवाब, अगर आप हजरात को या जिन हजरात को इस सवाल का जवाब आ रहा हो कि उर्दू ज़बान की तदरीस में ब्लैक बोर्ड वर्क जो होता है क्यों अहम है, क्यों ज़रूरी है, तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं कि उर्दू ज़बान की तदरीस में ब्लैक बोर्ड वर्क अहम क्यों है। तो साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि उर्दू ज़बान की तदरीस में ब्लैक बोर्ड वर्क क्यों अहम है। जो बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए अहम नहीं है, और सिर्फ ड्राइंग के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है। और ऑप्शन 4 जो है कि दीवार सजाने के लिए, तो नहीं, दीवारें सजाई और भी तरीके से सजाई जा सकती हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड ही से सजाए ये ज़रूरी नहीं। तो दोस्तों ये वाज़ेह तौर पर लिखाई और मिसालें दिखाने के लिए ये अहम ज़रूरी है। ठीक है, वाज़ेह तौर पर बच्चों को लिखाई और मिसालें दिखाने के लिए। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। किसी भी तालीमी निज़ाम में किताबें क्या हैसियत रखती हैं? ऑप्शन 1, तारीख़ी हैसियत रखती हैं, जज्बी कलीदी हैसियत रखती है, या हकीकी हैसियत रखती है। तो दोस्तों किसी भी तालीमी निज़ाम में, किसी भी तालीमी रूल में, किसी भी तालीमी निज़ाम में किताबें जो है वो कलीदी हैसियत रखती हैं। क्या है? कलीदी हैसियत रखती हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि किसी भी तालीम में ये कलीदी हैसियत रखती हैं। कौन सी? ये किताब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा गया कि दर्ज झेल इसमें नकरा की निशानदेही करें। दर्ज झेल इसमें नकरा की निशानदेही करें, यानी कि ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से वो लफ्ज़ की निशानदेही करें, उसका इंतखाब करें।
उसको चुने जो इसमें नकरा हो। तो साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें नकरा पहले समझ लें, इसमें नकरा किसे कहते हैं। इसमें नकरा किसे कहते हैं तो साथियों इसमें नकरा उस इसम को कहते हैं, इसमें नकरा जो है उस इसम को कहते हैं जो आम लोगों में शुमार होता हो या किसी खास चीज़ के बारे में ना बताता हो। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे किसी खास के बारे में, ठीक है, किसी खास के बारे में पता ना चले, किसी खास के बारे में पता ना हो, शॉर्ट में लिख देते हैं पता ना हो। ठीक है, किसी खास चीज़ के बारे में पता ना हो तो उसे इसमें नकरा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या जावेद हो सकता है। ऑप्शन 2 लखनऊ, शहर, दिल्ली। तो साथियों जावेद तो किसी नाम को कहते हैं, किसी खास इंसान का नाम ही होगा, है ना। और लखनऊ, लखनऊ भी उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, तो ये भी हो नहीं सकता। दिल्ली भी एक खास जगह है, लेकिन शहर, ये शहर जो है ये इसमें नकरा की किस्मों में से आते हैं, क्योंकि इस शहर से हम कौन से शहर को मुराद लेंगे। शहर तो बहुत सारे हैं, लखनऊ शहर, बहुत सारे शहर हैं, मुंबई है, तो हम किस शहर को कहेंगे। तो इसलिए ये शहर जो है इसमें नकरा है, क्योंकि इसका कोई खास शहर के बारे में नहीं बता रहा है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। हाँ दोस्तों, अगला सवाल में पूछा गया कि बच्चे की तरक्की यानी कि डेवलपमेंट, तरक्की को दोस्तों डेवलपमेंट कहते हैं, अंग्रेजी में डेवलपमेंट यानी कि तरक्की। तो बच्चे की तरक्की यानी कि डेवलपमेंट की सबसे सही तारीफ क्या है, यानी कि इसकी डेवलपमेंट जो है इसकी असल तारीफ क्या है, डिफिनेशन क्या है। तारीफ यानी कि डिफिनेशन क्या है। ऑप्शन 1 जहनी कमज़ोरी, ऑप्शन 2 उम्र के साथ मजमूई तब्दीली, ऑप्शन 3 खेलने की सलाहियत में इजाफा, ऑप्शन 4 जिस्मानी बढ़ोतरी। तो साथियों ये ठेठ CDPC है। ये बच्चे की तरक्की यानी कि डेवलपमेंट की सही तारीफ यानी कि सही डिफिनेशन क्या होगा। तो जो हजरात इस सवाल का जवाब जानते हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि बच्चे की तरक्की यानी कि डेवलपमेंट की सही तारीफ जो होती है, जहनी कमज़ोरी नहीं होती है और खेलने की सलाहियत में इजाफा ये भी नहीं होता है। ऑप्शन 4 जिस्मानी बढ़ोतरी ये भी नहीं होता है। ये तरक्की थोड़ी है, तो मतलब चेंजिंग है। जिस्मानी बढ़ोतरी क्या है, ये चेंजिंग है, इंसान के अंदर हार्मोन की चेंजिंग आना, ये सब चेंजिंग है। लेकिन उम्र के साथ मजमूई तब्दीलियाँ, मजमूई मतलब अलग अलग तब्दीली, हार्मोन भी कुछ और हार्मोन बन रहे हो, यानी कि बलागत के हार्मोन हो गए, और फिर सोच के हार्मोन अलग बन रहे हो, फिर इंसान के जिस्म से अलग अलग मतलब दाने निकल रहे हो, है ना। तो वो सब अलग अलग बदलाव आते हैं। फिर हाथ पैर बढ़ रहे हो, लंबे हो रहे हो, फिर उसकी सोच में तब्दीली आ रही है। क्या है, उनकी सोच में बदलाव आ रहा है, उनके सपने में बदलाव आ रहा है। तो क्या है, ये ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है साथियों, क्योंकि उम्र के साथ मजमूई तब्दीली यानी कि तरह तरह के बदलाव उसमें शुरू हो जाते हैं उम्र के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम तरक्की का मानो मतलब उम्र के साथ मजमूई तब्दीलियाँ, इसकी सही तारीफ होगी। चलिए अगला सवाल दोस्तों, अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि द रिजल्ट सीखना, लर्निंग क्या है। ठीक है, ये लर्निंग जो है यानी कि सीखना क्या है। ऑप्शन 1 पैदाइशी सलाहियत, ऑप्शन 2 सिर्फ स्कूल की पढ़ाई, ऑप्शन 3 तजर्बाती तब्दीली, ऑप्शन 4 खेल कूद। तो साथियों द रिजल्ट सीखना जो है यानी कि लर्निंग, ये असल में क्या है। ठीक है, तो असल में क्या है, जो हजरात को पता हो तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि द रिजल्ट सीखना क्या है। तो साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि सीखना जो है ये पैदाइशी सलाहियत नहीं हो सकता, खेल कूद भी नहीं हो सकता, और सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से नहीं, सिर्फ स्कूल की ही पढ़ाई इंसान थोड़ी सीखता है। अगर गलत संगत करे तो वो भी गलत का असर भी सीखता है, दोस्तों का असर सीखता है, घर के माहौल के साथ भी सीखता है। तो क्या है, तजर्बाती तब्दीली सीखता है। लर्निंग मतलब तजर्बाती तब्दीली यानी कि जो तजर्बा करता है उसके साथ जो होता है वो सीखना, उसी को लर्निंग कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ज़बान की तदरीस में 4 महारतें कौन सी हैं। ज़बान की तदरीस में 4 महारतें कौन सी हैं। ऑप्शन 1 सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ऑप्शन 2 याद करना लिखना सुनना खेलना, ऑप्शन 3 समझना बोलना खेलना चुप रहना, ऑप्शन 4 सुनना याद करना बोलना और दौड़ना। तो साथियों ज़बान की तदरीस में 4 महारतें कौन सी हैं। अगर जिस हजरात को इस सवाल का जवाब आ रहा हो तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं कि ज़बान की तदरीस के लिए, ठीक है, ज़बान की तदरीस में 4 महारतें जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि ज़बान की तदरीस में
4 महारतें जो है वो एक सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। तो ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा से दिखता होगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि ज़बान के उसूल तदरीस में तकसीरी तरीका का मफहूम क्या है। ज़बान के उसूल तदरीस में, ठीक है, ज़बान के उसूल तदरीस में यानी कि तदरीस के उसूल में तकसीरी तरीका का मफहूम क्या है। ऑप्शन 1 सिर्फ किताब से पढ़ना, ऑप्शन 2 एक ही तरीके पर जोर देना, ऑप्शन 3 मुख्तलिफ तरीक़ों और ज़राए का इस्तेमाल करना, ऑप्शन 4 सिर्फ लेक्चर देना। तो दोस्तों इस सवाल का जिस हजरात को आ रहा हो तो ज़रूर बताएं आप भी कि ज़बान के उसूल तदरीस में तकसीरी तरीका जो है इसका मफहूम क्या है। क्या सिर्फ किताब से पढ़ना होता है, या ऑप्शन 2 जो है कि एक ही तरीके पर जोर देना। ये तो हो नहीं सकता, एक ही तरीके पर जोर देना, इंसान बोर हो जाएगा, बच्चा बोर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 मुख्तलिफ तरीक़ों और ज़राए। ज़राए जो है दोस्तों इसको हम देखेंगे कि ज़राए जो है ये ज़रिया की जमा है। ये क्या है, ज़रिया की जमा ज़राए है, इतना ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरीक़ों और ज़राए का इस्तेमाल, और ऑप्शन 4 सिर्फ लेक्चर देना, ठीक है। और ये मुख्तलिफ यानी कि डिफरेंट तरीक़ों पर डिफरेंट रास्ते से और ज़रिए से, ठीक है, इस्तेमाल करना यानी कि यूज़ करना। तो साथियों ज़बान के उसूल तदरीस में तकसीरी तरीक़ा का मफहूम जो है, इसका मफहूम जो है ये मुख्तलिफ तरीक़ों और ज़राए का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि उर्दू तदरीस में ड्रिल मेथड किसके लिए ज़्यादा मुफीद होगी, ठीक है। उर्दू तदरीस में ड्रिल मेथड जो है मेथड किसके लिए ज़्यादा मुफीद होगी। ऑप्शन 1 मुताला करना, ठीक है, ऑप्शन 2 मजमून लिखना, ऑप्शन 3 शेर याद करना, ऑप्शन 4 इमला और तलफ़ुज़ के लिए। तो दोस्तों उर्दू तदरीस में ड्रिल मेथड जो है ये किसके लिए ज़्यादा मुफीद होगी। तो ये दोस्तों इमला और तलफ़ुज़ के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है, ठीक है। किसमें, इमला और तलफ़ुज़ के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है कौन सी, उर्दू तदरीस में ड्रिल मेथड। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि इसको थोड़ा इधर कर ले, ठीक है, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जिस हर्फ पर यानी कि जिस वर्ड पर तशदीद हो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 मुतहर्रिक, ऑप्शन 2 ममदूद, ऑप्शन यहाँ ममदूद होना चाहिए, ठीक है, वाह एक जाल छूट गया, बहरहाल दे देते हैं ममदूद, ऑप्शन 3 मुशद्दद, ऑप्शन 4 साकिन। तो साथियों मुतहर्रिक जब ज़बर ज़ेर और पेश लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं। जब ज़बर ज़ेर पेश लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मुतहर्रिक कहते हैं, ठीक है। ज़बर ज़ेर पेश लगे तो मुतहर्रिक होगा, लेकिन जिस पर तशदीद लगता हो उसे हम मुशद्दद हुरूफ कहते हैं, ठीक है। हुरूफ मुशद्दद कहते हैं यानी कि जिस पर तशदीद आ गया हो उसे हम हुरूफ मुशद्दद कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। ये रिक्वेस्ट करूँगा उन नाज़रीन से, उन नए नाज़रीन से जो अब तक सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और मुनासिब समझें तो अपने दोस्तों अब आप तक ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सवालों के देखते हैं। सवाल, उर्दू के पहले शायर कौन माने जाते हैं, ठीक है। ये उर्दू के पहले शायर जो है कौन माने जाते हैं। ऑप्शन 1 वली दकनी, ऑप्शन 2 अमीर खुसरू, ऑप्शन 3 मीर तकी मीर, ऑप्शन 4 गालिब। तो साथियों अगर आप हजरात को इस सवाल का जवाब आ रहा हो तो जिन हजरात को जिन सवालात के जवाब आ रहे हो तो ज़रूर आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट करेंगे कि इस सवाल का जवाब ये होगा, ठीक है, कि उर्दू के पहले शायर जो है, उर्दू के पहले शायर कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उर्दू के पहले शायर जो हैं ये अमीर खुसरू जो है ये माने जाते हैं। उर्दू के पहले शायर जो है ये अमीर खुसरू को माना जाता है कि अमीर खुसरू जो है ये पहले शायर हैं उर्दू के। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का, कि उर्दू के पहले शायर अमीर खुसरू ही हैं। चलिए अगला सवाल, इसमें पूछा जा रहा है कि उर्दू ज़बान की इब्तदा यानी कि शुरुआत किस ज़बान से होती है, ठीक है, यानी कि उर्दू ज़बान जो है, उर्दू ज़बान की इब्तदा जो है किस ज़बान से हुई। जवाब देंगे ऑप्शन 1 अरबी ज़बान से, या ऑप्शन 2 फ़ारसी ज़बान से, या ऑप्शन 3 तुर्की ज़बान से, या ऑप्शन 4 हिंदी ज़बान से। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल जो है बहुत ही आसान सवाल है कि उर्दू ज़बान की इब्तदा जो है यानी कि उर्दू ज़बान की शुरुआत जो है ये किस ज़बान से हुई, ठीक है, जल्दी बताएंगे हम। वैसे ये खड़ी बोली से निकली है, ठीक है, ये खड़ी बोली से निकली है उर्दू ज़बान। तो
क्या कहते हैं, उर्दू ज़बान की इब्तिदा किस ज़बान से होती है? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा जो है ये फ़ारसी ज़बान से होती है। ठीक है, फ़ारसी ज़बान से होती है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला सवाल देख लें। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि उर्दू का सबसे पहला दीवान किसका है? यानी कि उर्दू का सबसे पहला दीवान जो है, दीवान वो किसका है? ऑप्शन 1 सौदा का है, या ऑप्शन 2 अमीर खुसरू का है, या ऑप्शन 3 मीर तकी मीर का है, या ऑप्शन 4 वली दकनी की है। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि उर्दू का सबसे पहला दीवान जो है वो किसका है? उर्दू का सबसे पहला दीवान। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उर्दू का सबसे पहला दीवान जो है ये वली दकनी की है। उर्दू का पहला दीवान जो है ये वली दकनी की है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का, क्योंकि ये दीवान जो है ये वली दकनी की है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों कि दीवान गालिब जो है किस सनीफ़ अदब से ताल्लुक़ रखता है? ये दीवान गालिब जो है ये किस सनीफ़ अदब से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन 1 नसर से, ऑप्शन 2 मसनवी से, या ऑप्शन 3 गज़ल से, या ऑप्शन 4 नावल से। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि दीवान गालिब जो है किस सनीफ़ अदब से ताल्लुक़ रखता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि दीवान गालिब जो है ये सनीफ़ अदब किस सनीफ़ अदब से ताल्लुक़ रखता है? तो ये गज़ल से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, ये जो है गज़ल से ताल्लुक़ रखता है, सनीफ़ गज़ल से। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का कि दीवान गालिब जो है ये सनीफ़ गज़ल से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल इसमें पूछा गया कि उर्दू में अफसाने का बानी, यानी कि अफसाने का शुरुआत करने वाले अफसाने का बानी किसको माना जाता है? यानी कि अफसाना निगार। ठीक है, अफसाना बनाने वाले ये किनको शुमार किया जाता है, किनको माना जाता है कि अफसाने का बानी, यानी कि उनको सबसे पहले बनाने वाले। ठीक है, ऑप्शन 1 मुंशी प्रेमचंद, या ऑप्शन 2 सादत हुसैन मिंटू, या ऑप्शन 3 कृष्णचंद्र, या ऑप्शन 4 राजेंद्र सिंह बेदी। ये सवाल जो है बहुत ही ख़ास है, ये अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों कि उर्दू में अफसाने का बानी किसको माना जाता है। ये सब जो है कि उर्दू ज़बान जो है किस ज़बान से निकली है, और उर्दू में अफसाने का बानी किसे माना जाता है, और दीवाने गालिब किस पर मुनहसर किससे ताल्लुक़ रखता है, किससे वाबस्ता है। तो ये सब सवाल जो है आम तौर पर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उर्दू में अफसाने का बानी जो है वो किनको माना जाता है? तो उर्दू में अफसाने का बानी जो है ये प्रेमचंद्र को माना जाता है। किसको? प्रेमचंद को माना जाता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का कि उर्दू में अफसाने का बानी प्रेमचंद्र को माना जाता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। चलिए अगला सवाल इसमें पूछा गया कि मुंदरजा झेल गालिब का पूरा नाम क्या है? ये तो आप सभी को पता होगा कि मुंदरजा झेल गालिब जो है मिर्ज़ा गालिब इनका पूरा नाम क्या है? तो मिर्ज़ा गालिब का ये मिर्ज़ा यूसुफ भी नहीं है, मिर्ज़ा नौशा भी नहीं, और मिर्ज़ा अब्दुल गफ़्फ़ार भी नहीं है। तो है तो कौन है? ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है। ठीक है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब इनका पूरा असल नाम है, जो कि ये गालिब जो है तखल्लुस करते हैं। क्या है? तखल्लुस करते हैं गालिब। ठीक है, गालिब जो है गालिब तखल्लुस करते हैं फ़िलहाल। अब मतलब फ़िलहाल नहीं, जैसे कि बाद में करने लगे तखल्लुस गालिब, और पहले ये असद तखल्लुस किया करते थे। असद ये जो है पहले वो असद तखल्लुस किया करते थे। वो ऐसे निशान लगाना ये तखल्लुस की मिसाल होती है कि जहाँ पर ऐसा निशान हो मतलब तखल्लुस इस्तेमाल किए हो कोई शायर हजरात, जो मुसन्निफ़ हजरात होते हैं, लेखक हजरात, वो ऐसा जो लिख दें अपने नाम के ऊपर, जिस नाम पर है, जहाँ पर जैसे जिस नाम के ऊपर हो, जिस टाइटल के ऊपर, समझ रहे हैं कि वो मतलब तखल्लुस के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला सवाल इसमें पूछा गया कि उर्दू का सबसे बड़ा नावल निगार कौन है? उर्दू का जो है उर्दू का सबसे बड़ा नावल निगार। ठीक है, उर्दू का सबसे बड़ा नावल निगार कौन है? चलिए इसका जवाब देंगे। ऑप्शन 1 सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन 2 डिप्टी नज़ीर अहमद, या ऑप्शन 3 प्रेमचंद, या ऑप्शन 4 शिबली नौमानी। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें दोस्तों कि उर्दू का सबसे बड़ा नावल निगार कौन है। बहुत ही आसान सवाल है, उर्दू का सबसे बड़ा नावल निगार कौन है?
जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उर्दू का सबसे बड़ा नावल निगार, तो उर्दू का सबसे बड़ा नावल निगार वही है जो अफसाने का बानी है। तो सर सैयद अहमद खां भी नहीं है, डिप्टी नज़ीर अहमद भी नहीं है, और शिबली नोमानी भी नहीं है। तो हमारा ये जो प्रेमचंद है जो अफसाने का बानी है, ठीक है, यही है उर्दू का सबसे बड़ा नावल निगार। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। अगर मुनासिब समझे तो आप सब अपने अपने कापी लेकर बैठ जाएं, ताकि ये सवालात जो हैं, ये अहम सवालात जो हैं आपकी नज़र में जो याद ना हो, उन्हें आप कापी पर अपने नोटबुक पर नोट कर सकें। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन साथियों, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल आब हयात जो है किसकी तसनीफ़ है। आब हयात जो है किसकी तसनीफ़ है, यानी कि किसकी लिखी हुई है, इसके मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन 1 अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन 2 शिबली नोमानी, ऑप्शन 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद, या ऑप्शन 4 सर सैयद अहमद खान। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि दर्ज झेल आब हयात जो है, आब हयात के मुसन्निफ़ कौन है, आब हयात किसकी तसनीफ़ है, किसकी लिखी हुई है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आब हयात के मुसन्निफ़ जो हैं, यानी कि आब हयात किसकी तसनीफ़ है, तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की भी नहीं है, शिबली नोमानी की भी नहीं, और सर सैयद अहमद खां की भी नहीं है। तो ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। ठीक है, मौलाना यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। ठीक है, मौलाना जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि आब हयात के तसनीफ़ कौन है, तसनीफ़कार मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। चलिए अगला सवाल। इसमें पूछा गया कि मुंदरजा झेल उर्दू रस्मुल ख़त किस पर मबनी है। ठीक है, उर्दू रस्मुल ख़त जो है ये किस पर मबनी है, यानी कि किस पर मुनहसिर है, किस पर मबनी है, यानी कि इस क्या कहते हैं कि इसके अलावा ये मतलब मबनी मतलब बोले तो जैसे मान के चलें, मबनी बोलने से मुराद यही है कि आप अरबी को हिंदी ज़बान में, तो हिंदी वर्ड में जैसे हिंदी जिस तरह रस्मुल ख़त लिखाते हैं उस तरह तो नहीं लिख सकते, या तो अरबी में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अरबी जो है, अरबी ज़बान जो है वो अरबी पर मबनी है। ठीक है, अरबी पर मबनी है, तो इस वजह से तो मुंदरजा झेल उर्दू रस्मुल ख़त है जो, तो वो किस पर मबनी है। ऑप्शन 1 फारसी पर, ऑप्शन 2 अरबी फारसी पर, या ऑप्शन 3 कुर्ती देव पर, या ऑप्शन 4 देवनागरी पर। तो दोस्तों ये देवनागरी और कुर्ती देव जो है ये हिंदी के लिए वर्ड हैं। आप सबको पता होगा कि ये हिंदी के लिए, ये हिंदी इस पर मुनहसिर है। क्या है, ये जो है हिंदी के रस्मुल ख़त जो है किस पर मुनहसिर है, या तो कुर्ती देव होंगे या तो देवनागरी होंगे। ठीक है, और रोमन जो है, रोमन, वो रोमन किस पर मुनहसिर है, रोमन जो है ये रोमन अंग्रेज़ी के लिए है ना, रोमन जो है ये इंग्लिश के लिए है। थोड़ा लिखते, रोमन जो है वो इंग्लिश के लिए है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मुंदरजा झेल उर्दू रस्मुल ख़त किस पर मबनी है ये पूछा गया है। तो उर्दू रस्मुल ख़त जो है ये अरबी और फ़ारसी पर है। क्या है, ये उर्दू उर्दू जो रस्मुल ख़त लिखते हैं जो हम लोग, तो उसको किस पर मबनी होती है, ये अरबी और फ़ारसी पर मबनी होती है, क्योंकि उसमें अरबी और फ़ारसी के वर्ड मिलते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम जैसे बताएं कि दास्तान जो है, दास्तान जो है क्या हो गया, दास्तान हो गया मतलब कि अरबी हो जाएगा, दास्तान जो फ़ारसी हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें तो इस्तेमाल, इस्तेमाल क्या हो जाएगा, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल, इस्तेमाल हो जाएगा, अरबी ज़बान हो जाएगी, है ना। और फिर उसी तरह हमें और भी मिसालें ले लें कि कुछ वर्ड हम फ़ारसी के इस्तेमाल करते हैं, क्या है, कुछ वर्ड हम फ़ारसी के इस्तेमाल करते हैं, कुछ वर्ड हम अरबी के इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रस्मुल ख़त लिखते हैं तो क्या लिखाता है, मतलब उर्दू के जो रस्मुल ख़त होते हैं वो अरबी और फ़ारसी में लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला सवाल, यानी कि आखिरी सवाल है दोस्तों। चलिए इसमें पूछा गया कि वाहिद से जमा बनाने का ताल्लुक़ किससे है। वाहिद से जो है जमा बनाने का, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो ताल्लुक़ है वो किससे है। ऑप्शन 1 इसमें से है, या ऑप्शन 2 फेल से है, या ऑप्शन 3 हर्फ से है, या ऑप्शन 4 सिफत से है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि वाहिद से जमा बनाने का ताल्लुक़ जो है ये किससे है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि आप सबको पता होगा बखूबी कि वाहिद से जमा जो बनता है ये इसम ही से बनते हैं। जैसे कि मान के चलें मस्जिद है, तो मस्जिद क्या है, फेल भी नहीं है, मस्जिद हम यहाँ पर हम मस्जिद लिख, यहाँ पर हम
मस्जिद लिख दिया, ठीक है। तो मस्जिद जो है ये इस्म हो जाएगा, है ना। ये फेल तो होगा नहीं, हर्फ भी नहीं होगा, ये हर्फ नहीं है, सिफत भी नहीं है, क्या है, ये इस्म है। तो मस्जिद से फिर क्या है इसके बनाते हैं, मस्जिद से हम मसाजिद बनाते हैं। मस्जिद से क्या आते हैं, मसाजिद आते हैं। तो मसाजिद जो जमा बन गया तो ये क्या होगा, ये इसमें ही से बना। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का, कि वाहिद से जमा जो बनाते हैं तो वो इसका ताल्लुक जो है ये इसमें से है, ना कि फेल से है, ना कि हर्फ से है, ना कि सिफत से है। क्योंकि फेल जो है, फेल करना, खाना पीना, खेलना कूदना, इससे हम जमा नहीं बनाते हैं, बल्कि जमा में इस्तेमाल कर लेते हैं। जमा में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि वो लोग खाते हैं, तो ये जमा थोड़ी है, तो फेल है, ठीक है। और हर्फ के ले लें तो हर्फ में क्या है, हर्फ ऐसा जो है, जो अपना हर्फ ऐसा ऐसा लफ्ज़ होता है जो अपने आगे या पीछे किसी चीज़ का या किसी इसम का या किसी फेल को जोड़े बगैर अपना माना बता ही नहीं सकता है कि नहीं। जैसे हम पर जो है, पर क्या है, हर्फ है। पर मतलब पर हर्फ है, तो पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब कुछ नहीं होता है जब तक उसके पीछे हम कुछ लगा दें। जैसे छत पर, तो छत पर इसे माना पता चलता है कि छत के ऊपर। फिर अगर लगा दें तो ज़मीन पर, तो क्या इससे भी पता चलता है कि ज़मीन के ऊपर। लेकिन सिर्फ पर अगर बोल दे तो कोई नहीं समझ पाएगा कि पर का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ, अगर पर हम इस माने में ले लें, उसको इसमें के माने में ले लें कि पर यानी कि परिंदों वाले पर, तो इस तरह के हो सकते हैं। क्यों, मतलब वो तो पर इसमें के माने में लेंगे तब जाकर वो पर जो है पर का इस्तेमाल होगा, यानी कि परिंदों वाले पर। लेकिन फ़िलहाल में हम इसी तरह हम ले लें, जैसे दर, ठीक है, दर ले लें फारसी में। बहरहाल थोड़ी फारसी है, दर मतलब में होता है, तो उसको हम छोड़ दें। तो अगर हम उर्दू ही के वर्ड ले लें, जैसे ने, से, ठीक है, ने, से, में, ये क्या है, हर्फ है। तो हर्फ है तो इनके आगे पीछे कुछ लगाएंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसी तरह तो हर्फ से भी कुछ नहीं निकलते हैं। हर्फ से मतलब कि क्या है, इसके जमा नहीं बनते। सिफत, सिफत नहीं है, सिफत मतलब तारीफ़ होती है ना, सिफत मतलब खूबी होती है, बड़ाई होती है, हुनर होता है, उसके अंदर की खूबी होती है। तो इससे भी नहीं, बल्कि इसमें से मतलब वाहिद से जमा बनते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। सवाल, इब्तदाई सतह पर बच्चों की ज़बानदानी की जांच के लिए सबसे अहम क्या है, यानी कि इब्तदाई सतह पर, यानी कि शुरुआती सतह पर, ठीक है, शुरुआती सतह पर बच्चों की ज़बानदानी, यानी कि ज़बानदानी यानी कि ज़बान जानने के लिए, ठीक है, ज़बानदानी यानी कि ज़बानों को सीख सकें, जान सकें। तो उसकी जांच के लिए कि बच्चे ज़बान जानते हैं या नहीं जानते हैं, या मतलब कि अपने क्या कहते हैं, हिंदी ज़बान जानते हैं या नहीं जानते हैं, या मादरी ज़बान जो है जानते हैं या नहीं, या उर्दू ज़बान जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो इसके लिए जांच करने के लिए सबसे अहम क्या है, चलिए बताएंगे आप। ऑप्शन ए तहरीरी इम्तहान, ऑप्शन बी ज़बानी बातचीत और मुशाहिदा, ऑप्शन सी दरसी किताब के असबाक, या ऑप्शन डी इमला यानी कि डिक्टेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इसको श्रुत लेख। तो ज़रूर दोस्तों इस सवाल का जवाब देंगे कि इब्तदाई सतह पर, यानी कि शुरुआती सतह पर बच्चों की ज़बानदानी की जांच के लिए, यानी कि जब बच्चे ज़बान जानते हैं नहीं जानते हैं, या बच्चे में क्या कहते हैं, बोलने की सलाहियत आ गई या नहीं, बताने की सलाहियत आ गई है या नहीं, उसकी जांच के लिए सबसे अहम क्या है। ऑप्शन ए तहरीरी इम्तहानात है, या ज़बानी बातचीत या मुशाहिदा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इब्तदाई सतह पर जो है ना, बच्चों की ज़बानदानी की जांच के लिए ये ज़बानी बातचीत और मुशाहिदा करना, क्या है, ज़बानी बातचीत क्या है, ये ज़बानी बातचीत करना और मुशाहिदा करना। मुशाहिदा ज़बानी बातचीत करना यानी कि आपस में बात करना, कि कुछ उससे बातचीत करना, वो खुद से बोलना शुरू करे कि हाँ हमें पानी पीनी है, या हम वहाँ पर नानी के घर गए थे, वहाँ पर हमने बिल्ली देखे थे, ऐसे करके ये सब ज़बानी बात है। और फिर मुशाहिदा करना, मुशाहिदा यानी कि बच्चे देख कर, ठीक है, ये जो मुशाहिदा है, तो मुशाहिदा यानी कि बच्चे जो है देख कर किसी चीज़ को, फ़ोटो वगैरह, तस्वीर वगैरह, या तो किसी जगह को वो देख कर वो कह सके कि मतलब ये हमारे नानी घर में ऐसा है, बगल में है, मेरे नानी के बगल का है, या एक कुत्ता है, कुत्ता कैसा दिख रहा है, कुत्ता का बच्चा कैसा दिख रहा है, खरगोश की तरह दिख रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये है इब्तदाई सतह पर बच्चों की ज़बानदानी के लिए ज़बानी बातचीत करना सबसे अहम है। चलिए क्लियर है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लेंगे। अगला सवाल इससे पूछा गया कि ज़बान सीखने सिखाने के अमल में, ज़बान सीखने और सिखाने के अमल में मवाद यानी कि मटेरियल किस चीज़ को कहते हैं।
मटेरियल जो है किस चीज़ को कहते हैं? मटेरियल तो हर फील्ड में रहता है, हर फील्ड में। जैसे कि किताबत करने के लिए मटेरियल क्या है? तख्ती का होना, यानी कि कलम का होना, क्या कहते हैं, कागज़ का होना, कलम का होना, निब वगैरह होना, ये सब होना। तो उसी तरह का गया है कि ज़बान सीखने सिखाने के अमल में मवाद यानी कि मटेरियल किस चीज़ को कहते हैं? असातिज़ा का तजर्बा, या ऑप्शन बी दरसी किताब, वर्कशीट और दीगर तालीमी वसाइल, या ऑप्शन सी स्कूल का माहौल, या ऑप्शन डी तलबा की हाज़िरी। तो दोस्तों हम समझते हैं कि ये सवाल जो है आप सब नाज़रीन के जहन में ज़रूर इस सवाल का आसानी के साथ सवाल का जवाब आता होगा। ठीक है, तो दोस्तों ज़बान सीखने और सिखाने के अमल में मटेरियल जो होता है वो उस्ताद का तजर्बा नहीं होता है। ठीक है, उस्ताद का तजर्बा होता है तो वो मतलब कि वो पढ़ा सकते हैं किस अंदाज में वो बताता है, और उस स्कूल का माहौल भी इससे कोई मुंसलिक नहीं है, मिला हुआ नहीं है। ठीक है, तलबा की हाज़िरी भी नहीं है। तो बिल्कुल सही जो जवाब होने वाला है ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है ये ऑप्शन बी। चलिए इसको हटाकर ये कर देते हैं, ये ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ज़बान सीखने और सिखाने के अमल में मवाद जो मटेरियल जो है ये क्या होनी चाहिए? दरसी किताब होनी चाहिए, ठीक है, दरसी किताब, और वर्कशीट होनी चाहिए, और दीगर तालीमी वसाइल होने चाहिए, यानी कि और दीगर चीज़ें होनी चाहिए जो तालीम को सीखने में मदद कर सके। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल, और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे सवाल के बताने से पहले अगर आप किसी भी सवाल का जवाब आ रहा हो तो ज़रूर आप इस सवाल का मतलब कि सवालों का जवाब देते जाएं। ठीक है, इससे क्या होता है, जवाब देने से आपके अंदर जो है ना, मतलब वो सवाल जो है वो जवाब काफ़ी दिनों तक या काफ़ी सालों तक जज्ब रहता है, मतलब आपको याद रहता है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे नहीं, कुछ लिखेंगे नहीं या बताएंगे नहीं तो आप मतलब कि जल्दी भूल सकते हैं, ऐसा कहना है। ठीक है, चलिए आगे देख लें। एक उस्ताद बच्चों को ज़बान के कवायद सिखाने के लिए, ठीक है, बच्चों को ज़बान कवायद सिखाने के लिए मुख्तलिफ़ मिसालें देता है और फिर तलबा को ख़ुद कायदा अख़ज़ करने की तरगीब देता है, यानी कि मोटिवेट करता है। ये तरीका तदरीस क्या कहलाता है? यानी कि एक उस्ताद है जो बच्चों को ज़बान के कवायद सिखाने के लिए मुख्तलिफ़ मिसालें, यानी तरह तरह के डिफरेंट मिसालें देता है, तो कि कभी जानवर की मिसाल देता है, तो कभी इंसान की मिसाल देता है, तो कभी कुछ। ठीक है, तरह तरह की मिसालें पेश करता है और फिर तलबा को यानी कि शागिर्दों को, बच्चों को खुद कायदा, ठीक है, खुद कायदा अख़ज़ करने की तरगीब देता है। ये तरीका कार जो है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इस्तखराजी तरीका, यानी कि डेडुकेटिव मेथड, या इस्तक़राई तरीका यानी कि इंडक्टिव मेथड, या ऑप्शन सी बराह रास्त तरीका यानी डायरेक्ट मेथड, ठीक है, या मंसूबा तरीका यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब देंगे कि एक उस्ताद जो है बच्चों को ज़बान के कवायद सिखाने के लिए मुख्तलिफ़ मिसालें देता है और फिर तलबा को ख़ुद कायदा अख़ज़ करने की तरगीब देता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है एक उस्ताद जो बच्चों को ज़बान की कवायद सिखाता है तो ये दोस्तों इस्तक़राई तरीका देता है। ठीक है, इस्तक़राई तरीका, इस मेथड को क्या बोलेंगे? इस्तक़राई तरीका कहते हैं, यानी कि इंडक्टिव मेथड कहेंगे। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, इस सवाल का जवाब होगा क्या? इंडक्टिव मेथड। इससे क्या होता है? इस्तक़राई तरीका होता है। ठीक है, यानी कि उसे थोड़ा थोड़ा करके मिसाल दे करके एक मतलब कि नीचे से आसान मिसाल देने के बाद फिर उसे मुश्किल मिसाल देते हैं या तरह तरह की मिसालें पेश करते हैं, तो उसको इस्तक़राई तरीका कहते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि शमूलियाती क्लासरूम यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम में ज़बान के उस्ताद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? शमूलियाती क्लासरूम यानी कि मिली जुली क्लास में है। ठीक है, शमूलियाती क्लासरूम यानी कि मिली जुली क्लासरूम। चलिए समझ लें। ठीक है, शमूलियाती क्लासरूम यानी कि मिली जुली क्लासरूम यानी कि उसमें हर तरह के बच्चे होते हों, तो उसमें उस इंक्लूसिव क्लासरूम में ज़बान के उस्ताद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ऑप्शन ए क्लास में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना, ठीक है, या ऑप्शन बी मुख्तलिफ़ सलाहियतों और पस मंज़र वाले बच्चों को यकसा तालीम फ़राहम करना, यानी कि मुख्तलिफ़ सलाहियतों वाले यानी कि तरह तरह के जहन वाले, सलाहियतों वाले बच्चे और पस मंज़र वाले, ठीक है, यानी कि कमज़ोर बच्चे को यकसा तालीम फ़राहम करना, यानी कि यकसा यानी कि कह सकते हैं हम यकसा यानी कि बराबर
सबको एक जैसा तालीम करना है। यानी कि अगर हम किसी को कोई कुछ तालीम दे रहे हैं, यानी कि ग्रामर की तालीम दे रहे हैं, यानी कि कवायद पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ कवायद सबके लिए कवायद पढ़ाएंगे, ना कि हम किसी को कुछ सिलेबस वाली किताब पढ़ाएंगे, या तो ना कि हम कवायद के अलावा किसी को पढ़ाएंगे। तो उसको बोलते हैं यकसा तालीम फराहम करना, यानी कि बराबर तालीम सबको देना, जो मुख्तलिफ सलाहियत रखते हैं उनकी भी, और जो पस मंज़र हैं, ठीक है, जो पस मंज़र हैं यानी मतलब कि कमज़ोर टाइप पर है, उनको भी यकसा तालीम दे रहे हैं। ऑप्शन सी निसाब मुकम्मल करना, या ऑप्शन डी स्कूल इंतज़ामिया को खुश करना। तो साथियों, आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्लास में नज़्म ज़ब्त भी बरकरार रखना यह भी गलत होगा, और स्कूल इंतज़ामिया को खुश करना यह भी नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल इंतज़ामिया को खुश करने से और बच्चों की तालीम से क्या मतलब है ना, वो तो खुश रहेगा ही, अच्छे पढ़ाएंगे तो। बहरहाल निसाब मुकम्मल करना, निसाब भी मुकम्मल करना कोई बड़ी बात नहीं है। निसाब मुकम्मल करने से बच्चे मतलब कि बड़ा ये नहीं, मुहक्किक नहीं बन जाते। तो क्या है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का, कि मुख्तलिफ सलाहियतों और पस मंज़र वाले बच्चों का यकसा तालीम फराहम करना ये चैलेंज होता है। कि शमूलियाती क्लासरूम में, यानी कि मिली जुली क्लासरूम में, उसमें हर तरह के बच्चे हों, मिली जुली क्लास है, हर तरह के बच्चे उसमें हो, ठीक है, एक ही क्लास में बैठे हों। और ज़बान के उस्ताद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि मुख्तलिफ सलाहियतों और पस मंज़र बच्चों को यकसा तालीम फराहम करना है, कि ऐसी तालीम फराहम करना, ऐसी तालीम कि जो बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं उसको भी समझ में आ जाए, और जो मतलब कि जो चालाक है, जो मतलब तेज़ है, ज़हीन है, उनको भी समझ में आ जाए। तो ऐसे वहाँ पर मेथड तैयार करना, उनको मतलब कि पढ़ाना, ठीक है। तो ये बड़ा चैलेंज है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला सवाल इसमें पूछा गया कि अलीम बहुत ज़हीन लड़का है। ये अलीम जो है बहुत ज़हीन लड़का है, इस जुमले में ज़हीन, ठीक है, इस जुमले में ज़हीन क्या है, ज़रूर इस सवाल का जवाब देंगे कि इस जुमले में ज़हीन क्या है। ऑप्शन ए फेल है, ऑप्शन बी इसम है, ऑप्शन सी सिफत है, या ऑप्शन डी ज़मीर है। तो दोस्तों, इस सवाल में जो पूछा गया कि अलीम बहुत ज़हीन लड़का है, तो ज़हीन क्या है, ज़हीन सिफत है, ज़हीन जो है सिफत है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का, कि ऑप्शन सी जो है सिफत है। ज़हीन होना, काला होना, गोरा होना, अक्लमंद होना, ठीक है, बुरा होना, अच्छा होना, यह क्या है, सिफत में शामिल है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला सवाल को देख लेंगे, ठीक है। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि ज़बान का हुसूल, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन बुनियादी तौर पर किस अमल के ज़रिए होता है। यानी कि इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि भाषा अधिग्रहण जो है, तो बुनियादी तौर पर किस अमल के ज़रिए होता है। ऑप्शन ए कवायद हिफ्ज़ करने से, यानी कि याद कर लेने से ज़बानी, या ऑप्शन बी स्कूल जाने से, या ऑप्शन सी कुदरती माहौल में ज़बान इस्तेमाल करने से, या ऑप्शन डी उस्ताद की मदद से। जल्दी इस सवाल का जवाब देंगे आप नाज़रीन कि ज़बान का हसूल यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, भाषा अधिग्रहण बुनियादी तौर पर किस अमल के ज़रिए होता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि भाषा अधिग्रहण जो है यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन बुनियादी तौर पर किस अमल के ज़रिए होता है, तो ये कुदरती माहौल में ज़बान इस्तेमाल करने से होता है, ठीक है, कुदरती माहौल में ज़बान का इस्तेमाल करने से होता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि कुदरती माहौल में ज़बान इस्तेमाल करने से क्या होता है, ये ज़बान का हुसूल होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, भाषा अधिग्रहण होता है। चलिए अगला सवाल को देख लेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि अहमद ने खाना खाया। इस जुमले में ठीक है, इस जुमले में खाया जो है क्या है। ऑप्शन ए इसम है, यानी कि नाउन है, ऑप्शन बी सिफत एडजेक्टिव है, या ऑप्शन सी वर्ब है फेल, या ऑप्शन डी ज़मीर है यानी प्रोनाउन है। जल्दी इस सवाल का जवाब देंगे कि अहमद ने खाना खाया, इस जुमले में खाया क्या है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, आप ही जवाब दे दें, ठीक है, हम बाद में दे देंगे। चलिए आसान सवाल है, आप दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल इसमें पूछा गया कि लफ्ज़ मुवासिलात यानी कि कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। लफ्ज़ मुवासिलात जो है कम्युनिकेशन यानी कि आगमन विधि, या इसे प्रेरणिक विधि भी कह सकते हैं। लफ्ज़ मुवासिलात को आगमन विधि भी कह सकते हैं और
प्रेरणिक विधि हिंदी में बोल सकते हैं, और उर्दू में तो इसको मवासिलात कहते हैं। तो मवासिलात जो है इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए सफ़र करना, ऑप्शन बी बातचीत यानी कि राब्ता, ठीक है, बातचीत करना, राब्ता करना, ताल्लुकात कायम रखना, या ऑप्शन सी ईजाद करना, या ऑप्शन डी तालीम हासिल करना। जल्दी इस सवाल का जवाब देंगे कि लफ्ज़ मवासिलात, मवासिलात से आप क्या समझते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन से आप क्या क्या समझते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर इसको हम इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन वाला, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लफ्ज़ मवासलात जो है यानी कि कम्युनिकेशन, इसका मतलब ये है कि तालीम हासिल करना होता है, ठीक है। क्या होता है? तालीम हासिल करना, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि साइंस ने इंसानी ज़िंदगी में क्या बर्पा किया है। साइंस जो है इंसानी ज़िंदगी में क्या बर्पा किया है? ऑप्शन ए तबाही, ऑप्शन बी मुश्किलात, ऑप्शन सी इनकलाब, ऑप्शन डी जमूद। तो दोस्तों ये भी सवाल आसान है कि साइंस ने इंसानी ज़िंदगी में क्या बर्पा किया है। तो बर्पा तो किया है, मतलब कि बर्पा अच्छा ही किया है, ठीक है, कोई तबाही नहीं, ये क्या कहते हैं, तबाही बर्पा नहीं किया है, मुश्किलात भी नहीं किया है, और जमूद भी नहीं, बल्कि ये इनकलाब बर्पा किया है, ठीक है। तरह तरह की ईजाद कर दी हैं, तरह तरह की चीज़ें ईजाद किया है। तो क्या है? इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि मेज़ पर किताब रखी है, इस जुमले में किताब की जिन्स क्या है, ठीक है। मेज़ पर किताब रखी है, इस जुमले में जो है किताब जो है, किताब की जिन्स क्या है, यानी कि जेंडर क्या है। ऑप्शन ए मुज़क्कर, ऑप्शन बी मुअन्नस फेमिनाइन, या ऑप्शन सी वाहिद सिंगुलर, या ऑप्शन डी जमा है प्लूरल। ज़रूर इस सवाल का जवाब देंगे। बहुत ही आसान सवाल है कि मेज़ पर किताब रखी है, तो मेज़ पर किताब रखी है जुमला ही खुद बता रहा है कि क्या है, कौन सी मतलब जिन्स है, ये जुमला ही बता रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों कि इसमें क्या कहते हैं, किताब की जिन्स जो है, किताब का जेंडर जो है क्या है, मुअन्नस है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, और उम्मीद है कि आप सबको इस क्वेश्चन से आप मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे और आपको बेहतर लगा होगा। तो चलिए उस सवाल को हम बता दें, अगर आप बता चुके हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा, अगर नहीं तो हम बता दें कि अलीम बहुत ज़हीन लड़का है। तो इसमें क्या है, ज़हीन क्या है? ज़हीन तो आपका सिफत हो जाएगा, यही सवाल था जी, ज़हीन जो है सिफत हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन था यही, या ऊपर में था कहीं, नहीं ऊपर नहीं, यही नीचे था, कौन सा था? अहमद ने खाना खाया, इस जुमले में खाया क्या है? इस जुमले में अहमद ने खाना खाया, इस जुमले में खाया क्या है? तो खाया, खाना खाया, खाना इसमें हो जाएगा, खाया फेल हो जाएगा। तो फेल है, कहाँ है फेल? वर्ब है, वर्ब। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का कि अहमद ने खाना खाया। तो अहमद फाइल हो जाएगा, और खाना जो होएगा इसमें हो जाएगा, ठीक है, और खाया फेल हो जाएगा, खाया जो है फेल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सवालों को पढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा उन नाज़रीन से, उन हजरात से, उन प्यारे दोस्तों से जो नए नाज़रीन हैं उनसे कि छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों अब आप ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए सवालों को देखते हैं, सवालों को पढ़ते हैं। सवाल, जन्नत से हुक्म सफ़र के हुआ नहीं बल्कि किसे हुआ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर किसे होना चाहिए था कि जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ। ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, ऑप्शन बी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ऑप्शन सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, ऑप्शन डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो ज़रूर दोस्तों इस सवाल का जवाब देंगे कि जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ। ये सवाल दोस्तों पिछले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है, ये पिछले एग्ज़ाम के हैं और पूछे गए हैं, और अक्सर ये सब सवाल जो हैं पूछे जाते हैं जो आने वाले हैं। तो साथियों, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ, तो ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं। तो ये हुआ ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ था। किसको? ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ था। यानी कि जन्नत से कौन, ज़मीन की तरफ कौन सफ़र किए थे? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, जो कि पहले जन्नत में थे। जन्नत के बाद ये रुए ज़मीन पर आए, यानी कि इस वर्ल्ड में, ठीक है, इस दुनिया में, जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं, इसी दारे फ़ानी पर वो तशरीफ़ लाए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि जन्नत से हुक्म सफ़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ।
चलिए अगला सवाल, इसे पूछा गया कि सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था। ये सीवान से जो है, सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था। आपने पढ़ा होगा कि सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था। ऑप्शन ए ससुराल का, नानीहाल का, दादी हाल का, या ऑप्शन डी आबाई वतन थे, यानी कि दादा बाबा या अब्बू का वतन था। ठीक है, तो ज़रूर इस सवाल का जवाब देंगे और कमेंट में बताएंगे कि इस सवाल का जवाब कौन सा दुरुस्त होगा। तो साथियों, सीवान से जो है, सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था। सीवान से तो दोस्तों ये नानीहाल का भी नहीं था, दादीहाल भी नहीं था और आबाई वतन भी नहीं था। तो ये सीवान जो था ये अहमद जमाल पाशा का ससुराल था। सीवान में इनका ससुराल था, तो ये इनका रिश्ता जो है ससुराल का था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का भी। ठीक है, याद रखेंगे और अपने नोटबुक पर भी आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए अगला सवाल, जाहिद जैदी किस मजमून के प्रोफेसर थी। ठीक है, यहाँ पर किसी लिखा गया है, किसी नहीं होनी चाहिए बल्कि किस होना चाहिए। ठीक है, कि ये क्या कहते हैं, किस होनी चाहिए इसका पर कि जाहिद जैदी जो है किस मजमून की प्रोफेसर थी। ऑप्शन ए उर्दू की, ऑप्शन बी फारसी की प्रोफेसर थी, ऑप्शन सी अरबी की थी, या ऑप्शन डी अंग्रेज़ी की थी। यानी कि किस सब्जेक्ट की ये प्रोफेसर थी, उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेज़ी। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, बहुत ही आसान है, बहुत ही हेल्पफुल है। ये आप दरख्शां वगैरह में पढ़े होंगे, ज़रूर पढ़े होंगे कि जाहिद जैदी किस मजमून की प्रोफेसर थी। तो दोस्तों जाहिद जैदी जो है, ये जाहिद जैदी जो है ये ना उर्दू की थी, ना फारसी की थी, ना अरबी की थी। ये तो थी, तो किसकी प्रोफेसर थी, ये अंग्रेज़ी की प्रोफेसर थी। किसकी, ये अंग्रेज़ी की प्रोफेसर थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का कि जाहिद जैदी अंग्रेज़ी मजमून की प्रोफेसर थी, अंग्रेज़ी सब्जेक्ट की। इसे हम मजमून उर्दू में क्या, अंग्रेज़ी में इसे क्या कह सकते हैं, अंग्रेज़ी में से सब्जेक्ट कहेंगे दोस्तों, आप सबको पता है। ठीक है, अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट होते हैं और उर्दू में हिंदी में, सॉरी उर्दू में, हिंदी में क्या होगा, ये हिंदी में हो जाएगा आपका विषय। ठीक है, विषय हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला सवाल, गालिब है ना, गालिब का मज़ार कहाँ है। ये गालिब जो है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जो शुरू में असद तखल्लुस किया करते थे। क्या है, ये गालिब जो है शुरू में असद तखल्लुस किया करते थे, लेकिन अब क्या है, ये गालिब तखल्लुस करने लगे हैं। क्या है, अब नहीं, मतलब कि शुरू के बाद। क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि गालिब जो है ये शुरू के बाद, यानी कि असद तखल्लुस करने के बाद क्या है, ये तखल्लुस करने लगे हैं। कौन, गालिब। ठीक है, तो चलिए गालिब का मज़ार कहाँ है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी रामपुर, या ऑप्शन डी दिल्ली में। ज़रूर इस सवाल का जवाब देंगे दोस्तों कि गालिब का मज़ार कहाँ है। बहुत ही आसान सवाल है, ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, बताएं। चलिए ये सवाल को हम आप ही पर छोड़ देते हैं, और अगर आप कमेंट में दे सकें तो बता दें कि गालिब का मज़ार कहाँ है। ठीक है, गूगल नहीं देखना है, मतलब गूगल नहीं देखना है, क्रोम भी नहीं देखना है, चैट जीपीटी का भी सहारा नहीं लेना है। ठीक है, उन सब से सहारा नहीं लेना, बल्कि अपने आपस में आप खुद से ही सोच कर बताएं, आपने मुताला किया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, फिर हम आखिर में बताएंगे। चलिए अगला सवाल, इसमें पूछा गया कि ज़फ़र कमाली क्या है, शबनम कमाली तो पढ़े थे, तो यहाँ पर है ज़फ़र कमाली किस कॉलेज में उस्ताद हैं रहे। ठीक है, उस्ताद रहे, अब तो है नहीं, खुदा खैर करे। तो ज़फ़र कमाली जो है ये किस कॉलेज के उस्ताद रहे हैं। ठीक है, किस कॉलेज में, ऑप्शन ए मिल्लत कॉलेज, ऑप्शन बी ओरिएंटल कॉलेज होना चाहिए, नहीं ओरिएंटल कॉलेज, ओरिजिनल कॉलेज लिखा है, यानी कि हाँ ओरिएंटल होना चाहिए, टेल लगना चाहिए यहाँ पर, है ना, क्योंकि ओरिजिनल कॉलेज क्या होता है, ओरिएंटल होता है। तो ओरिएंटल कॉलेज, या ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब कॉलेज, या ऑप्शन डी मिर्ज़ा गालिब कॉलेज, ऑप्शन डी क्या है, इस्लामी आफाक कॉलेज। ठीक है, इस्लामी आफाक कॉलेज है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये टाइपिंग हज़ार से हो गया है, आफाक इस्लामी कॉलेज। ठीक है, आफाक इस्लामी कॉलेज। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब देंगे कि ज़फ़र कमाली जो है किस कॉलेज में उस्ताद रहे हैं। ये दोस्तों ये लगता है कि टाइपिंग जो है हजरात जो है वो क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन थे उसी से उठा करके कॉपी पेस्ट करके कुछ नया, मतलब कि नया PDF में तैयार किए हैं। ठीक है, तो ज़रूर बहरहाल हम समझ रहे हैं कि ज़फ़र कमाली किस कॉलेज में उस्ताद रहे हैं, और यहाँ पर किया तो हो नहीं सकता, तो आफाक इस्लामी कॉलेज होगा। तो ज़रूर आप बताएंगे मिल्लत कॉलेज, या ओरिएंटल कॉलेज, या मिर्ज़ा गालिब कॉलेज, या आफाक इस्लामी कॉलेज। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि
ये ज़फ़र कमाली जो है मिल्लत कॉलेज में भी नहीं, बल्कि ओरिएंटल कॉलेज में भी नहीं, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में भी नहीं, बल्कि ये आफाक इस्लामी कॉलेज, ठीक है, आफाक इस्लामी कॉलेज जो है इसी के ये क्या थे, उस्ताद रहे हैं। आफाक इस्लामी कॉलेज के ये उस्ताद रहे हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल इसमें पूछा गया है, हम नहीं जानते किसकी नज़्म है। हम नहीं जानते ये करके है कि हम नहीं जानते ये किसकी नज़्म है। ऑप्शन ए अमीक हकीकी, ऑप्शन बी यूजीनो मोंताले की, या ऑप्शन सी अता काकोरी, ठीक है, अता काकोई की, या ऑप्शन डी ज़फ़र कमाली की। ज़रूर इस सवाल का जवाब देंगे दोस्तों कि हम नहीं जानते किसकी नज़्म है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम नहीं जानते ये किसकी नज़्म है। ये तो दोस्तों ये हमारा ये हो जाएगा ज़फ़र कमाली की नज़्म, ठीक है। ज़फ़र कमाली जो है इन्हीं का ये नज़्म है कि हम नहीं जानते। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि मुतशायर के खालिक कौन है। मुतशायर, ठीक है, मुतशायर के खालिक कौन है, यानी कि इसके मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन बी दिलावर फिगार, या ऑप्शन सी रज़ा नकवी वाही, या ऑप्शन डी ज़फ़र कमाली। ज़रूर इस सवाल का जवाब देंगे कि मुतशायर के खालिक कौन है। तो दोस्तों ज़रूर इस सवाल का जवाब देंगे कि मुतशायर के खालिक कौन है। अब ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, सोचें, और इधर उधर से नहीं लेनी है, गूगल वगैरह नहीं करनी है, चैट जीपीटी वगैरह नहीं। ये आपको कमज़ोर बनाते हैं, ठीक है, कि आप अकबर इलाहाबादी की है, या दिलावर फिगार की है, या रज़ा नकवी वाही की है, या ज़फ़र कमाली की है। मुतशायर के खालिक कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुतशायर के खालिक कौन है। तो अकबर इलाहाबादी भी नहीं है, और दिलावर फिगार भी नहीं है, और रज़ा नकवी भी नहीं है, बल्कि ये हैं तो है कौन, ये ज़फ़र कमाली हो जाएंगे। ज़फ़र कमाली जो है ये मुतशायर के खालिक हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और हाँ ये जो है दोस्तों कि हम नहीं जानते, सॉरी यहाँ पर हमने आपको ज़फ़र कमाली बताया था, बल्कि यहाँ पर ज़फ़र कमाली नहीं, कि हम नहीं जानते जो है ये यूजीनो मुंताले की है, ठीक है। ये हम नहीं जानते जो है ये यूजीनो मुंताले की है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये कि यूजीनो मुंताले जो है इन्हीं की है, कौन सा, कि हम नहीं जानते ये नज़्म जो है, हम नहीं जानते करके ये नज़्म यूजीनो मुंताले की है। और ये ज़किया आफाक इस्लामी कॉलेज, ठीक है, यहाँ पर ज़किया आफाक इस्लामी कॉलेज है। हम आपको बता दें, दिखा दें पीछे करके, ये जो है कि जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें ज़फ़र कमाली जो है किस कॉलेज में उस्ताद रहे हैं। तो ये ज़किया आफाक इस्लामी कॉलेज है, ठीक है। ज़किया हो जाएगा ज़किया आफाक, ठीक है, ज़किया आफाक इस्लामी कॉलेज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ज़किया आफाक इस्लामी कॉलेज हो जाएगा। तो साथियों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, कि ज़फ़र कमाली किस कॉलेज के ये रहे, मतलब उस्ताद रहे हैं। तो ज़किया आफाक इस्लामी कॉलेज है, आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हाँ जी, अगला सवाल जो है, अगला सवाल मुहावरा है। 9 2 11 होना क्या है, ये मुहावरा है कि 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का मतलब क्या है। बहुत आसान सवाल है, हम सभी इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। भाग जाना, गिनती करना, मतलब निकालना, वापस होना, ये तो होगा नहीं, ये होने से रहा, ठीक है, ये तो होंगे नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 2 11 हो गया यानी कि वो भाग गया। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि अलीम ममदूदा जो है ज़ैल के किस अल्फाज में है, ठीक है, किसी अल्फाज में नहीं है, लेकिन किस अल्फाज में है। यहाँ पर ज़ैल के किस अल्फाज में है अलिफ़ ममदूदा, ठीक है। ऑप्शन ए अदब, ऑप्शन बी इंसान, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी अगर, ठीक है। तो साथियों ज़रूर इस सवाल का जवाब देंगे। और हमने बता चुका है कि अलिफ़ ममदूदा किसे कहते हैं, और अलिफ़ मकसूरा किसे कहते हैं, और अलिफ़ मजहूला तो नहीं, अलिफ़ ममदूदा और अलिफ़ मकसूरा ही होता है, बस 2 ही होते हैं। और बाकी या की भी होती हैं, या की किस्में, या मारूफ़ा, या मजहूला, और वा की भी होती हैं 3 किस्में, वाय मारूफ़ा, वाय मजहूला और वाव मादूला, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब देंगे कि अलिफ़ ममदूदा ज़ैल के किस अल्फाज में है, ठीक है। क्या अदब में है, ऑप्शन ए में, या बी में, या सी में, या डी में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अलिफ़ ममदूदा जो है, अलिफ़ ममदूदा उस वाव को कहते हैं, ठीक है। अलिफ़ ममदूदा
सॉरी, अलिफ ममदूदा उस अलिफ को कहते हैं जिस अलिफ को आप खींच कर पढ़ते हैं। तो जैसे अदब खिंचा नहीं रहा है, ठीक है, अदब तो खिंचा नहीं रहा है, तो अभी अदब नहीं होगा। इंसान भी नहीं खींचा जा रहा है, और अगर भी खिंचाया नहीं जा रहा है, तो ठीक है। तो दोस्तों जो खींचा जा रहा है तो कौन सा है? वो आम है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, कि ऑप्शन सी जो है ये खींच कर पढ़ा जा रहा है कि आम जो है जिस पर मद लगा हो उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं, ठीक है। ये ममदूद का मतलब होता है, ये क्या है? ममदूद क्या है? मफ़ऊल है, ठीक है। ममदूद क्या है? मफ़ऊल है। तो मफ़ऊल किसे कहते हैं? जिस पर फ़ाइल का असर की पड़ा हो। तो ममदूद मतलब जिस पर मद लगा हुआ हो, तो उसी को कहते हैं। तो अलिफ ममदूदा यानी कि जिस पर ममदूद यानी कि मद लगा हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि खार का हमसौत हमसौत जो है लफ्ज़ क्या होगा? ये खार जो है, खार का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा? यानी कि खाक होगा, या खार, या खाब, या खाल। यानी कि हमसौत का हल है दोस्तों हम आवाज़, ठीक है। हमसौत यानी कि हम आवाज़, ठीक है। हमसौत कहते हैं, हम आवाज़ को कहते हैं, ठीक है। हम आवाज़, हम मतलब कि बराबर, जैसे कि हम मतलब कि एक यकसा, और सौत मतलब होता है, सौत अरबी ज़बान की है, सौत वगैरह, सौत, सौब। तो ये सौत मतलब होता है आवाज़, ठीक है। तो हम सौत यानी कि हम आवाज़ क्या होगा? खार का खाक होगा, खार होगा, या खाब होगा, या खाल होगा। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। तो खार का जो होगा ये खार हो जाएगा, ठीक है। खार का ये खार का ये खार हो जाएगा। यानी कि खार, इस खार का मतलब होता है जलील, ठीक है, जलील व खार, ठीक है। इसका मतलब होता है जलील, ठीक है। और ये खार होता है, इसका होता है कांटा। इसका क्या होता है? इसका मतलब होता है कांटा। समझ गए? क्लियर है कि इस खार का मतलब होता है, जो अलिफ से है उसे खार को मतलब कहते हैं कांटा को। और इस खार का मतलब जलीलो खार जो बोलते हैं ना, जलीलो खार हो गया, वो मुतरादिफ अल्फाज होते हैं जो जलीलो खार वगैरह। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का, कि खार जो है ये हमसौत लफ्ज़ है। चलिए क्लियर है।